So dear student, once again welcome back to our course. तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे सेशंस में टीआरएस थियरी रिवीजन सेशंस के बारे में। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बच्चों जनरली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है ये इंटीग्रेशन के स्टेप्स या प्रोसेस हमें बताता है कि किस किस मेथड से हम इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर यदि मैं मेंस की बात करूं तो रिसेंट यदि मैं मेंस के पेपर देखूं तो हर पेपर में से क्वेश्चन नहीं आया था बच्चों। यदि मैं देखूं कि हर पेपर के अंदर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मुझे क्वेश्चन मिलेगा क्या, नहीं। ठीक है, लेकिन चांसेस है कि एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर। मतलब जैसे कि मल्टीपल शिफ्ट में जब एग्जाम होता है तो जैसे 8 शिफ्ट में यदि एग्जाम हुआ टोटल, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि 4 से 5 शिफ्ट में इंडेफिनिट का क्वेश्चन आया था डायरेक्टली, और 2 से 3 शिफ्ट में इंडेफिनिट का क्वेश्चन नहीं आया था। जिन शिफ्ट में इंडेफिनिट का क्वेश्चन नहीं आया था वहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन आपका इससे डेफिनेट पे, मतलब इंडेफिनिट का यूज डेफिनेट वगैरह में या एरिया वगैरह में कर लिया गया था। मतलब इंटीग्रेशन की जो टेक्निक्स होती हैं उनका यूज वहां पर कर लिया गया था। ठीक है, तो मतलब बेसिकली कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि हम इंडेफिनिट प्लस डेफिनेट से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज फ्रॉम इंडेफिनिट ओनली, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंडेफिनिट। सिमिलरली यदि मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस का जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी इनडेफिनेट से हार्डली एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। मतलब 2-3 साल में कई बार एक क्वेश्चन आता है। लेकिन इनडेफिनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटीग्रेशन टेक्निक्स ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, दैट्स वाई हमें इंडेफिनेट की जो भी टेक्निक्स हैं, फिजिक्स के अंदर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन बहुत सारा आता है। जहां जहां पर भी हमें डेरिवेशन करते हैं, स्मॉल एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेट करते हैं, तो वहां वहां हर प्रकार के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन की टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए हमें इंडेफिनेट को पढ़ना आना चाहिए। इंडेफिनेट की टेक्निक्स या फॉर्मूले हमें आने चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हुआ कि भाई कि इंडेफिनिट क्यों आवश्यक है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वास्तविकता में होता क्या है इसके बारे में समझते हैं हम। इंडेफिनिट इंटीग्रल इज द अपोजिट ऑफ द डेरिवेटिव। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है बेटा? डेरिवेटिव का अपोजिट प्रोसेस होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे इफ dy by dx यदि fx होता है, लेट्स से इफ dy by dx यदि आपका fx होता है, तो मैं कह सकता हूं कि y विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx। तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, विद रेस्पेक्ट टू x। जिस फंक्शन को करते हैं उस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रेंट। फंक्शन वी वांट टू इंटीग्रेट एंड दिस इज द सिंबल ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, कुछ बेसिक इंटीग्रल्स बच्चों आपको आने चाहिए, आपको याद भी होंगे बेसिक इंटीग्रल्स। ये बच्चों इस पेज पे जो बेसिक इंटीग्रल्स लिखे हैं ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ax की पावर n का ln a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन ln a। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा उसकी वजह से आ जाएगा, साइन का होता है कोस, कोस का साइन का होता है माइनस कोस, कोस का होता है साइन, सेक स्क्वायर का टेन, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट, कोसेक इंटू कोसेक का माइनस कोस। इसका टेन इनवर्स होता है, इसका साइन इनवर्स एक्स बाई ये डायमेंशन लेस है। देखो अभी मैं आपको देखो आगे दोबारा आएंगे सारे फॉर्मूले में, यहाँ पे बात करता हूँ। देखो जनरल फॉर्मूलों के बारे में ये वाला फॉर्मूला क्लियर है, एल का फॉर्मूला क्लियर है, एक ई की पावर एक्स का इट इज ए की पावर एक्स अपॉन ए, साइन का होगा माइनस कोस, ये ए एक्स की वजह से यहाँ पर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करके देखो तो ये फंक्शन आना चाहिए कुल मिला करके। कई बार हमें कंफ्यूजन रहता है कि भैया ए कैसे आया ये ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना। कॉस का होता है साइन, टेन का होता है एलन सेक थीटा, कॉट थीटा का होता है एलन साइन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का होता है टेन थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है माइनस का कॉट थीटा। ये जितने भी फॉर्मूले में बात कर रहा हूँ बच्चों, इनमें से हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा का होता है सेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का होता है माइनस कॉसेक थीटा, सेक थीटा का होता है एलन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार भूल जाते हैं हम लोग, एलन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसको सेक को लिख देते हैं 1/cos, साइन को लिख देते हैं sin/cos, उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अंदर वाला फंक्शन ये बन जाता है tan π/4 प्लस x/2। cosec x का होता है ln cosec x माइनस cot x, या फिर ln tan x/2, या फिर ln tan x/2, या फिर माइनस ln cosec x प्लस cot x। इसका होता है बेटा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, ये होता है 1/a सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा डायमेंशन का ध्यान रखना, ये L है ये भी L है, तो L/L तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी, तो केवल एंगल आया। ये L अपॉन एल स्क्वायर था, तो L अपॉन एल स्क्वायर क्या होता है 1/L आता है, तो इनवर्स तो एक एंगल होता है दैट इज द डायमेंशन लेस, तो यहाँ पर 1/a आ गया है ना डायमेंशन के लिए।
तो कहाँ पर बाहर 1/a या 1/2a का फैक्टर आता है तो डायमेंशनली वो हम चेक कर सकते हैं इनडेफिनेट के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों के अंदर, ठीक है। ये बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। ये वाले जो फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन याद है सभी को, कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन होते हैं। यहाँ पर हम x इक्वल टू a sin थीटा, यहाँ पर x इक्वल टू कहीं पर भी आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो आप क्या सब्स्टिट्यूशन करते हो, x इक्वल टू a sin थीटा और a cos थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन बच्चों काम आते हैं, a sin थीटा या a cos थीटा। यदि आपके पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्मिनोलॉजी हो तो यू विल यूज द सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू a tan थीटा और a cot थीटा, ठीक है। नेक्स्ट होता है बच्चा कि अपना यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो व्हाट सब्स्टिट्यूशन यू विल यूज एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा, ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा, ठीक है। ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा, ये वाला सब्स्टिट्यूशन प्यारे बच्चों हम लोग यूज में लेते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी बताओ मेरे को, क्लियर है प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद बच्चों और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी बच्चे का इंटीग्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को अपन, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं। जनरली हाइपरबोलिक फंक्शंस मेंस में नहीं आते, ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला ये होता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन से आए थे dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप तो देखो ये वाला याद रखो बेटा, ये वाला है ना, ये वाला याद नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा क्योंकि एक नेगेटिव बाहर निकाल दोगे और एक नेगेटिव बाहर निकालोगे तो माइनस आएगा और ये उल्टा हो जाएगा, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस, है ना, काम बन जाएगा अपना, ठीक है। अब बच्चों मल्टीप्लीकेशन के अंदर ये है, अभी हमने डिनोमिनेटर के अंदर बात करी थी कि भाई डिनोमिनेटर के अंदर यदि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, 1 अपॉन अंडर रूट, है ना, तो ये हो तो कैसे करते हैं। लेकिन यदि ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं तो इनको अपन बाई पार्ट्स प्रूव कर सकते हैं, इनके फॉर्मूले को। इनके फॉर्मूले को याद करने का बेटा एक तरीका है कि x/2 और ये टर्म एज इट इज, x/2 और ये टर्म एज इट इज, फिर अंदर ए प्लस ए स्क्वायर है तो आएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और अंदर यदि माइनस ए स्क्वायर है तो आएगा माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसके बाद जो टर्म आती है वो आती है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ए को हटा भी दोगे तो भी चलेगा, ln a माइनस कॉन्स्टेंट में एडजस्ट हो जाएगा, 1 अपॉन ए करके चलोगे तो ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस प्रकार से सारे बच्चे हम लोग ये इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। ये वाला जो इंटीग्रेशन है यदि अपन बाई पार्ट्स, आपको एक टेक्निक आती है इंटीग्रेशन के अंदर बाई पार्ट्स की टेक्निक, ठीक है, अपन उससे प्रूव कर सकते हैं। और चाहो तो आप इस प्रकार के फॉर्मेट को थोड़ा आइडिया रख सकते हो, इस प्रकार का आएगा। ये वाला छोड़ देना, याद मत करना, नहीं तो थोड़े सा मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मूले हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल इंटीग्रेशन तो सभी बच्चों को आते हैं कि भाई कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखना। जैसे क्वेश्चन आ गया कि cos 7x माइनस cos 8x अपॉन 1 प्लस 2 cos 5x dx, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें कोई भी आइडिया नहीं लगता है क्वेश्चन को सोल्व करने में कि हाउ वी विल प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि न्यूमरेटर के अंदर मैं cos c माइनस cos d लगा दूं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में। यहाँ पर बेटा मैंने देखो आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा अप्रोच लगाया, और वो अप्रोच क्या किया कि मैंने क्या किया कि साइन 5x/2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, और डिवाइड भी करना पड़ेगा यदि मल्टीप्लाई किया तो। साइन 5x/2 ये कैसे सोचा हमने, ये समस्या यहाँ पर आती है, ठीक है। तो बेटा साइन 5x/2 कैसे सोचा, यहाँ पर देखो कि यदि अपन डायरेक्ट cos c माइनस cos d लगा रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, और डिनोमिनेटर के अंदर cos 5x जो है उसको यदि अपन कुछ फॉर्मूला वगैरह में सोल्व करेंगे भी तो कुछ बन नहीं रहा था। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया कि साइन 5x/2, एक बार समझना, यदि मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पर एक 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 sin a cos b, ये फॉर्मूले बनेंगे। इनको सिंप्लीफाई करने पर ये टर्म आ रही है, ठीक है, न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर के अंदर ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा दिया आपने इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया। तो अपन ने क्या किया कि इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसको सिंप्लीफाई करने पर नीचे एक टर्म आपकी कैंसिल हो जाए।
जैसे साइन 5x/2 किया तो 2 sin cos भी लगाते हैं, तो एक टर्म sin 5x/2 का ही बन रहा है, मतलब वही टर्म ऐड करो कि जो यहाँ पर एक टर्म और बन जाए कि 5x में 5x/2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5x/2 ये वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, ताकि नीचे डिनोमिनेटर के अंदर सिंगल टर्म आ जाए, और डिनोमिनेटर के अंदर जब सिंगल टर्म आ गई तो उसको अपन डिवाइड करके काम कर सकते हैं। जैसे न्यूमरेटर के अंदर भी अपन ने काम किया तो ये आ गया, ठीक है, साइन सी 2 sin cos भी फॉर्मूला लगाया। तो अब यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, तो यहाँ पे फिर से साइन सी प्लस साइन डी अपन ने लगा दिया। इस प्रकार से लगाया कि कुछ कॉमन वगैरह आ जाए, कुछ कॉमन वगैरह आ जाए, अपना काम बन जाए। तो यहाँ पर देखो कि अपन ने 19x और 11x इनको क्लब किया, 30x/2 तो 15x/2 बन गया, ताकि डिनोमिनेटर वाला टर्म कैंसिल हो गया और आपका काम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में थोड़ा दिमाग लगाने वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इंडेफिनिट का क्वेश्चन ये गारंटी नहीं होती कि हमसे बन जाए, लेकिन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकिन जनरली मेंस में नहीं आता, आ जाए तो कई बार छोड़ना भी पड़ सकता है, ठीक है। या फिर हम लोग ऑप्शन से जाएंगे, भाई ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि वो फंक्शन बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। जैसे कि बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी आइडिया नहीं लगता है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि न्यूमरेटर में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर के अंदर जैसे अपन ने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, x³ + 1 और सेपरेट आउट कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको डायरेक्ट आता है, इसके अंदर फैक्टर लग जाएगा, तो इसके अंदर ये फैक्टर बन गया, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। अब इसको डिवाइड कर दो और डिवाइड करने के बाद ये बन गया और इधर ये बन गया, इनके सबके इंटीग्रेशन आ गया। तो इस प्रकार से हमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि वैसे एक्सप्रेशन बन जाए जिनके हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। ये बात क्लियर हुई सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये प्रोसेस हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो मेथड्स होते हैं इंटीग्रेशन के, वहां पर एक मेथड काम आता है, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज में लेते हैं, जनरली क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन गिवन होता है वहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में ले सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन जहां पर भी गिवन होता है तो हम लोग वहां क्या करते हैं कि ये जो इंटरनल फंक्शन होता है उसको टी मान लेते हैं। इस इंटरनल फंक्शन को यदि टी मान लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव जनरली हमें गिवन होता है, ठीक है। कई बार डेरिवेटिव गिवन नहीं भी होता तो उस फॉर्मेट को बनाना पड़ता है सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसका डेरिवेटिव गिवन होता है, वो हमें ऑब्जर्व करना होता है कि अच्छा इस फंक्शन को टी वगैरह माने तो ये इसका डेरिवेटिव है बच्चों, ठीक है। तो gx = u, तो डिफरेंशिएशन ऑफ gx ये आ गया अपना। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लियर है बात, चलो। तो बच्चों जो डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन आते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम लोग सोल्व करते हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन या टेक्निक्स भी हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन लेट से इस प्रकार का आ गया तो आप इसको टी मानोगे तो t⁴n dt बन गया, तो ये बन गया। नीचे यदि ये है तो ये भी बन गया अपना। यदि इस प्रकार के फंक्शंस आते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टाइप के, ना ये एक ही इंटीग्रेशन, दो गलत लग गए यहाँ पर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टाइप के, ये इन प्रकार के एक्सप्रेशंस इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इन प्रकार के एक्सप्रेशंस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सी टेक्निक है कि इनमें x⁴n को कॉमन ले लिया जाता है। x⁴n को कॉमन लेने के बाद यहाँ बन गया x⁴n + 1, तो यहाँ अंदर बन गया 1 + x⁻n, इसको t बोल दो। जैसे यहाँ पर पावर n-1/n है, तो यहाँ x⁴n कॉमन लोगे तो x⁻n-1 बाहर आएगी, तो x⁻n + 1 बन गया। अंदर जो बचा उसको t⁴n बोल दो, या t भी बोल सकते हो, t⁴n भी। जनरली क्या होता है जब फ्रैक्शनल पावर होती है तो हम अंदर वाले एक्सप्रेशन को पावर n तक बोलते हैं, ताकि रेडिकल पावर जो फ्रैक्शनल पावर है कैंसिल हो जाए, ठीक है। कैलकुलेशन t से भी आ सकती है और t⁴n से भी आ जाएंगी। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, तो यहाँ पर भी x⁴n कॉमन लोगे तो अपना काम बन जाएगा। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशंस में x⁴n को कॉमन लेकर के t सब्स्टिट्यूट किया जाता है, प्रॉब्लम बच्चों आपकी सिंप्लीफाई हो जाती है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट टेक्निक आती है इंटीग्रेशन की, दैट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं पता होते हैं, या फिर हमें दो फंक्शंस के प्रोडक्ट मिलते हैं जिनका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए बच्चों एक फॉर्मूला है, दैट रूल इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पर बच्चों दो फंक्शन होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि दो फंक्शन होते हैं, तो एक को फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, दूसरे को सेकंड फंक्शन बोलते हैं। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिटर्मिनेशन किस रूल पर होता है, आइलेट रूल होता है। एक वर्ड होता है आइलेट, जिसमें मीनिंग होता है आई मींस इनवर्स, एल मींस लोगरिथमिक, ए मींस अलजेब्रिक, टी मींस ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई मींस एक्सपोनेंशियल। जो फंक्शन बाद में आता है उसको हम सेकंड फंक्शन मानते हैं या उसका इंटीग्रेशन करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग जो फंक्शन बाद में आता है, ऑब्वियस सी बात है, देखो इनवर्स का इंटीग्रेशन मुश्किल है, लोगरिथमिक का और आसान और
इस इनवर्स के कंपैरिजन में आसान है, अलजेब्रिक का और आसान है, ट्रिग्नोमेट्री का और आसान है, एक्सपोनेंशियल का और आसान है। तो मतलब जिसका इंटीग्रेशन प्रोसेस इजी होता है उसको अपन सेकंड फंक्शन मानते हैं। सेकंड फंक्शन बोले तो बाद वाला फंक्शन, मतलब जिसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ प्रोसेस क्या है कि जो जिसका इंटीग्रेशन नहीं करते उसको एज इट इज, और जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसका इंटीग्रेशन। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है। उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर भी आता है और उसके करस्पॉन्डिंग टर्म कैंसिल हो जाती है, इसलिए कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखना होता है। देखो, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करो दूसरे का इंटीग्रेट करो और इनटू डीएक्स, ये इंटीग्रेशन, ये होता है इसका फॉर्मूला आइलेट रूल का। अब बच्चों क्या होता है, इसके ऊपर दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं, जिन ये ब्रह्मास्त्र हैं बेसिकली, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आपके ब्रह्मास्त्र हैं। ई की पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश, ये होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स, और एफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स एफ डैश ये होता है एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल नंबर 16 एक बार सभी बच्चे ट्राई करके देखो कि इसका आंसर इन स्टेप से आ रहा है क्या, जल्दी से ट्राई करके देखो, मैंने सॉल्यूशन भी दिया है आपको, थोड़ा समझने की बात है, करके देख लो एक बार। हो गया बच्चों, देखो यहाँ पर e की पावर x जब भी नजर आए तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार का फंक्शन बन सकता है क्या। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्लब किया, तो एक टर्म तो ये बन गया और दूसरा टर्म ये बन गया। तो देखो ये एफ एक्स है, तो क्या ये एफ डैश है, हाँ है, तो आपका आंसर होगा e की पावर x इंटू एफ एक्स, ये आपका आंसर, दैट्स इट। ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चों, जेई मेन के अंदर स्पेशली ऑब्जर्व किया गया है कि यहाँ पर देखो ऑब्वियस सी बात होती है, एग्जाम के अंदर आपने मैथमेटिक्स में एनालिसिस किया होगा कि एक्स के अंदर पढ़ाई जाती हैं चीजें और वहां पर एक्स की जगह दूसरा फंक्शन डाल दिया जाता है। लेट से यहाँ पर पावर के अंदर, इसी फ्रेम में यहाँ पर पावर के अंदर जी एक्स डाल दिया गया, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंगली ये जो एफ एक्स का टर्म था यहाँ जी डैश एक्स आ गया और ये एफ डैश एक्स ही है। यदि इस प्रकार का फंक्शन आपको नजर आता है तो उसका इंटीग्रेशन भी आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो e की पावर gx इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये डायरेक्टली बोल सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। e की पावर gx इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये आप डायरेक्टली आंसर क्लेम कर सकते हो, मतलब ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट आता है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं इनके इंटीग्रेशन कौन कौन से फॉर्मेट के बनते हैं और उनको प्रोसेस कैसे करते हैं। बच्चों देखो क्या होता है कि क्वाड्रेटिक आती है, क्वाड्रेटिक यदि आपको डिनोमिनेटर में दिखे dx अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक कोई भी होती है तो क्वाड्रेटिक को आप परफेक्ट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस परफेक्ट स्क्वायर, इन तीनों में से एक फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। ये जो परफेक्ट है ना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स के अंदर लीनियर का स्क्वायर, एक्स के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो कहीं पर भी यदि डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक हो तो भाई डीएक्स अपॉन इन तीनों के इंटीग्रेशन आपको आते हैं डायरेक्ट। भाई डीएक्स के नीचे यदि ये होता है तो टेन इनवर्स में आ जाएगा, ये होता है तो एलएन के अंदर आंसर आ जाएगा।
dx के नीचे यदि अंडरूट के अंदर यदि क्वाड्रेटिक होती है, dx के नीचे यदि अंडरूट के अंदर यदि क्वाड्रेटिक होती है, dx के नीचे यदि अंडरूट के अंदर यदि क्वाड्रेटिक होती है, तो अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका आंसर ही पता है ln के अंदर, अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी पता है स्टैंडर्ड, ये सारे इंटीग्रेशन आपको स्टैंडर्ड है, ठीक है, इनके सबके फॉर्मूले पता है। तो यदि आपको क्वाड्रेटिक नजर आए तो उसको क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेस करना है और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो फॉर्मूले हमने याद किए उनको लगा देना है। इसके लिए बच्चों मैंने आपके लिए जैसे एक एग्जांपल लिया, ठीक है, एक एग्जांपल की तरफ मैं बता रहा हूँ आपको कि अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अपन क्या कर सकते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया आपने, तो अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, जैसे अपन इसको कैपिटल एक्स माना तो dx और dx में कोई परिवर्तन है क्या, नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट x की जगह x प्लस 1 को ट्रीट कर सकते हो। लेकिन सपोज यहीं पर ही 2x प्लस 1 आ जाता तो 2x प्लस 1 को t मानते तो dx जो आता वो dt बाई 2 आता है ना, तो dt में 2dx आता, मतलब बेसिकली वहां पर एक फैक्टर अलग से आता, लेकिन यहाँ पर फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली लगाएंगे अंडरूट एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 x/2, x की जगह क्या आएगा x प्लस 1 अंडरूट ऑफ सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन करेंगे तो क्या आएगा ln दैट x प्लस अंडरूट ऑफ सेम प्लस c, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आंसर। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये हुआ कि जब क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर के अंदर आए या रूट क्वाड्रेटिक आए नीचे या फिर अंडरूट क्वाड्रेटिक इनटू dx आए, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, क्वाड्रेटिक तो थी अभी याद करो, अब उनके साथ साथ एक टर्म एक्स्ट्रा और आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में लीनियर फैक्टर, तीनों केस में। अभी जो हमने प्रीवियस केस डिस्कस किया उस केस के साथ साथ यहाँ पर क्या आ गया, एक लीनियर फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो यदि ऐसे फैक्टर्स आते हैं इंटीग्रेशन के अंदर तो उनको इंटीग्रेट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि ये जो लीनियर फैक्टर नजर आ रहा है इसको हम लिखते हैं a टाइम्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर मतलब यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, बेसिकली डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ d बाई dx ऑफ दैट क्वाड्रेटिक, ये लिखते हैं हम लोग, ये जो भी क्वाड्रेटिक है इसका d बाई dx, तो ये लीनियर होगा प्लस एक कांस्टेंट भी, इससे इसको कंपेयर कर देते हैं। जैसे कि मैंने पहला ये वाला पार्ट ले लिया, जैसे 2x माइनस 3 ये है तो अपन ने लेमडा ए ले लिया, लेमडा ले लिया, इसका डिफरेंशियल प्लस म्यू, इससे कंपेयर कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होता है, अलग अलग कर दो, फिर ऐसा करने से तो अलग अलग करने से एक तो क्या बन गया dt बाई टी बन गया, यहाँ पर dt बाई रूट टी बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा dt इंटू रूट टी, है ना, इस प्रकार से कहानी बन जाती है। और एक सेपरेट हो जाता है, सेपरेट करने वाला वही बन गया 1 बाई क्वाड्रेटिक या फिर 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक या फिर अंडरूट क्वाड्रेटिक dx, ठीक है। तो वहां से इसको भी सोल्व किया जा सकता है। ये पैटर्न समझ में आ गया सभी को, सभी प्यारे बच्चों क्लियर है ये कहानी, यहाँ तक कोई डाउट कोई समस्या कि भाई यदि अंडरूट क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं और यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ही डिनोमिनेटर के अंदर मतलब एक टेक्निक होती है पार्शियल फ्रैक्शन, जब हमें डिनोमिनेटर के अंदर को हम लीनियर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स यदि होते हैं लीनियर फैक्टर्स में रिजोल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होती है, यदि वो छोटी नहीं होती तो पहले उसको डिवाइड कर लो, ठीक है, फिर उसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक से यदि देखो लीनियर फैक्टर यदि आ जाते हैं तो अपन ऐसे ऊपर कांस्टेंट अपॉन इसे सेपरेट कर सकते हैं और इसको कंपेयर कर देंगे, ठीक है। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट टेक्निक भी एक्स की वैल्यू माइनस ए रखो यहाँ पर, इसको छोड़ करके तो इसको सोल्व करके जो वैल्यू आएगी दैट इज ए, एक्स की वैल्यू माइनस बी रखो, इसको छोड़ करके इसके अंदर जो वैल्यू आएगी दैट इज बी, यदि लीनियर फैक्टर होता है तो, ठीक है। नहीं तो आप क्या करो इसको सिंप्लीफाई कर दो और कंपेयर कर दो, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। यदि रिपीटेड रूट होता है लीनियर फैक्टर का तो इस प्रकार से मानते हैं ना, रिपीटेड फैक्टर होता है तो यहाँ पर जो x इक्वल टू माइनस ए रखने पे जो वैल्यू आती है वो केवल c की आती है, इन दोनों को फिर वही मल्टीप्लाई करके निकालना होगा।
एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आए, एक लीनियर फैक्टर आए, इस क्वाड्रेटिक के और फर्दर लीनियर फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक को फिर अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर के अंदर लीनियर मानेंगे और लीनियर के लिए कांस्टेंट। इस प्रकार से फैक्टराइजेशन करके हम प्रोसेस करते हैं। बच्चों नेक्स्ट जो टाइप आता है, इस प्रकार के एक फंक्शन नजर आता है आपको, देखो आप याद करिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर दिए हुए हैं, इसके कोई भी फर्दर फैक्टर नहीं हो रहे हैं, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हियर डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। Here divide the numerator and denominator by x square. Divide the numerator and denominator by x square. और यहाँ पर ऐसा करने के बाद बच्चों देखो, न्यूमरेटर x प्लस माइनस वन में x को t बोल देते हैं। इस प्रकार से बोलते हैं कि न्यूमरेटर जो है ना वो dt बन जाए, न्यूमरेटर जो है वो dt बन जाए और नीचे वाला फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाता है। जैसे कि बच्चों ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने है, अपन ने क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये फंक्शन बना, तो एक्स प्लस माइनस वन बाई एक्स को टी नहीं बोलना है, इसको बोलना है ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये एक्स माइनस फोर बाई एक्स का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो नीचे भी इसी का परफेक्ट स्क्वायर बन गया, अपना काम बन गया। जैसे ये क्वेश्चन है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब क्या किया, x कॉमन लिया, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो यहाँ से कॉमन लिया मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो x प्लस वन बाई एक्स नीचे दिख रहा है और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है x प्लस वन बाई एक्स का। तो इस तरीके से अपना काम बन जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये जो ना, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई, ax प्लस बी लीनियर और अंदर आएगा px प्लस क्यू, अंदर क्या आ रहा है अंडर रूट में px प्लस क्यू, बाहर लीनियर, मतलब बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वन बाई एल वन रूट एल टू, वन बाई एल वन रूट एल टू। तो इसमें क्या करो, और दूसरा जो फॉर्म है वो क्या है, वन बाई क्वाड्रेटिक रूट एल। तो बाहर लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, लेकिन अंदर यदि लीनियर है रूट के अंदर, तो उस लीनियर को टी स्क्वायर बोल दो। उस लीनियर को टी स्क्वायर बोलने से बच्चों क्या होता है, पी डी एक्स की वैल्यू टू टी डी टी हो जाती है। तो यहाँ न्यूमरेटर के अंदर तो आपके पास टी डी टी आता है और डिनोमिनेटर के अंदर ये टी आया था, टी से टी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर भी टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपन ने क्या किया, एक्स को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया, तो डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाएगी, तो डी टी अपॉन क्वाड्रेटिक सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, डी टी अपॉन 4 डिग्री बन जाता है, तो डी टी अपॉन 4 डिग्री अभी अपन ने प्रीवियसली पढ़ा, उसको भी सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, क्वाड्रेटिक रूट एल और लीनियर रूट एल। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, इस प्रकार के दोनों ही मेथड में अंडर रूट एल के अंदर, जो अंडर रूट के अंदर जो लीनियर है उसको टी स्क्वायर बोल देते हैं, अंडर रूट के अंदर जो लीनियर है उसको टी स्क्वायर बोल देते हैं और अपना काम बन जाता है। तो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमें ये सारे टाइप्स याद करने होंगे? बेटा ये सारे जो प्रोसेस है ना, कि भाई इस प्रकार से प्रोसीड करते हैं तो अपना काम बन जाता है ना, तो वो हमें याद करने होंगे प्रोसेस, ये इंडेफिनिट की खास बात होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर है बेटा बाहर लीनियर ही है, लेकिन अंदर क्वाड्रेटिक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, है ना भाई, बाहर लीनियर अंदर भी लीनियर, बाहर क्वाड्रेटिक अंदर लीनियर। अब क्या बन रहा है, वन बाई एल रूट क्वाड्रेटिक, इस टाइप का आया। तो अपने को क्या करना है कि ए एक्स प्लस बी को वन बाई टी बोल देना है, ए एक्स प्लस बी को वन बाई टी बोलना है, ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन दूसरा फॉर्मेट कि भाई बाहर भी क्वाड्रेटिक और अंदर भी क्वाड्रेटिक, यदि ऐसा हो तो, अब बेटा ऐसा होता है तो हम जनरल क्वाड्रेटिक के बारे में सोल्व नहीं कर सकते, मैं केवल ये वाला सोल्व कर सकता हूँ कि बाहर वाली क्वाड्रेटिक के अंदर एक्स का टर्म नहीं है और अंदर वाली जो क्वाड्रेटिक है यहाँ पर अंदर अंदर है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, मतलब इस टाइप की क्वाड्रेटिक है, वन बाई क्वाड्रेटिक वन इंटू रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को x इक्वल टू वन बाई टी पुट करके सोल्व कर दिया जाता है। यहाँ पर मतलब क्या है कि अंदर जो है ना, ये इस प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, सेम परफेक्ट स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ताकि x को वन बाई टी बोलने पर अपना काम बन जाए। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक है अंदर भी क्वाड्रेटिक है, तो क्या हम यहाँ पर x को वन बाई टी बोल पाएंगे? नहीं दोस्तों, x को वन बाई टी नहीं बोल पाओगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि इस प्रकार का फॉर्मेट बनाओ, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइप का आ गया, और सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर भी है,
x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5, हाँ या नहीं? तो x प्लस 1 को 1/t बोलो, तभी आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो dx की वैल्यू आ जाती है माइनस ऑफ 1/t स्क्वायर dt। तो इस क्वेश्चन को आप तभी सोल्व कर पा रहे हो क्योंकि x प्लस 1 का फॉर्मेट बन रहा है। तो देखो ये इंटीग्रेशन क्या बना बेटा, देखो माइनस 1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई, ध्यान से समझना है इसको, यदि आपने ये बोला तो ये बन रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, अंडरूट के अंदर आ रहा है बच्चों 1 माइनस 5t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो बच्चों आप इसको यदि सोल्व कर रहे हो तो ये बन रहा है माइनस का टी डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अंडरूट ऑफ 1 माइनस 5t स्क्वायर। तो अभी तक न्यूमरेटर के अंदर कुछ नहीं था लेकिन एक्स्ट्रा टी आ गया। अब आप अंडरूट के अंदर की क्वांटिटी को कुछ बोल दो, पी स्क्वायर बोल दो लेट से। तो माइनस 5t dt इक्वल टू पी डी पी, 2 से 2 कैंसिल कर दिया आपने। तो ऊपर जो टी डी टी है उसकी जगह तो पी डी पी आ गया कि नहीं आ गया बेटा, जल्दी बताओ मेरे को। माइनस का p बाई 5, माइनस टी डी टी कैंसिल कर दो, p बाई 5 पी डी पी। अब और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे अपन, 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 1/5, पी स्क्वायर माइनस 1/5, है ना? ध्यान से सुनना बेटा। और अंडरूट वाली टर्म की जगह पी आ गया, इस पी से पी कैंसिल, डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक, आंसर आ गया। चमका कि नहीं चमका, जल्दी बताओ मेरे को। ये बात प्यारे बच्चों आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई कि अपने 1 बाई क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है। चमका? सभी प्यारे बच्चे बताओ, ये जो क्वेश्चन है चमका कि नहीं चमका? ये स्पेशल क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपके लिए लिया है, ठीक है? कुछ बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं कि हाउ यू कैन सॉल्व द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन, ठीक है? बच्चों देखो, वैसे तो थ्योरी में बोला जाता है कि इस प्रकार के एक्सप्रेशंस के लिए आप फॉर्मूले याद करो, ये सब्स्टिट्यूशन याद करो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यार बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये बेसिकली क्या है, देखो अंडरूट के अंदर क्वाड्रेटिक बन रही है ना, अंडरूट के अंदर क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के मेथड अलजेब्रिक में पढ़े थे ना यार अपन ने। ये भी अंडरूट के अंदर क्वाड्रेटिक बन रही है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। और इसमें क्या करो, इन केसेस में क्या करो, अंडरूट एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऊपर एक्स माइनस अल्फा आ गया और नीचे आ गया एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। तो लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक बन जाएगा। लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक को सोल्व करना पता है तो बेवजह मैं इन सब्स्टिट्यूशन को याद रख करके क्यों अपना दिमाग खराब करूं, ठीक है? तो यहाँ पर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब्स्टिट्यूशन को याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने प्रेजेंटेशन में इसलिए इंक्लूड किया कि बच्चे क्या करते हैं, नोट्स में लिखे हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं बुक्स में लिखे हुए रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो ये बेटा डायरेक्टली एल्जेब्रिक की हेल्प से कर लेना ज्यादा आसान रहती है चीजें, ठीक है? इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशंस हैं कि यहाँ पर देखो dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और tan x को t मान लेते हैं। लिखो यहाँ पर कि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि डिनोमिनेटर a प्लस यदि स्क्वायर के टर्म्स है डायरेक्टली तो अपन सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और tan x को t मान लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में tan x का होल स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर dt बन जाएगा। अब यदि इस प्रकार का आता है मतलब इसमें भी यही लगेगा, ठीक है? यदि लीनियर आता है a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स, a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, यदि इन तीनों में से कोई एक फंक्शन होता है dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, यदि इन तीनों में से कोई भी एक फंक्शन हमारा होता है तो इन तीनों में हम क्या करेंगे कि इन तीनों ही केसेस में आपको साइन एक्स और कॉस एक्स को tan x बाई 2 के हाफ एंगल के फॉर्मूले होते हैं। साइन एक्स होता है, क्या होता है बेटा साइन एक्स हाफ एंगल में, साइन एक्स क्या होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x स्क्वायर बाई 2, यस और नो? And what is the value of cos x?
cos x is 1 minus tan square of x by 2 divided by 1 plus tan square of x by 2, yes or no? ठीक है, तो ये फॉर्मूले होते हैं, तो इन फॉर्मूलों को पुट करके अपन प्रोसीड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं जिनमें अपन डायरेक्टली भी, जैसे ए नहीं होता तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप का होता, तो उसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता था, तो वो ऊपर चला तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो जनरल फॉर्मूले ये होते हैं। उसके बाद tan x by 2 को t बोल देते हैं। न्यूमरेटर में लीनियर हो, डिनोमिनेटर में भी साइन कोस का लीनियर हो, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं कि न्यूमरेटर को a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस, यहाँ पर ये टर्म गलत लिखी है ना, a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। न्यूमरेटर को हम एक्सप्रेस करते हैं a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। ऐसा करने की क्या एडवांटेज, जब इसको आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, एक्चुअल तो क्या है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही तो है, तो ये तो एक तो a आ गया, एक आ जाएगा dt बाई t टाइप का, और ये जाएगा कांस्टेंट अपॉन लीनियर। अब कांस्टेंट अपॉन इस लीनियर को इंटीग्रेशन यहाँ पे अपने सीखा ही, ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कन्वर्जन कर सकते हैं। इसमें बच्चों एक स्पेशल केस और आता है कि साइन की कुछ पावर हो और कोस की कुछ पावर हो, साइन की कुछ पावर हो और कोस की कुछ पावर हो और उनका प्रोडक्ट हो, तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो इसमें बच्चों टोटल 3 केसेस की कहानी होती है। इसमें क्या होता है बेटा, यदि m और n दोनों यदि इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं, m और n यदि दोनों इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि साइन एक्स और कोस एक्स को हायर पावर के अंदर कन्वर्ट कर दो। m and n are even natural number, then convert higher power into higher angle, कि जो हायर पावर है उसको हायर एंगल के अंदर कन्वर्ट कर दो, हायर पावर को हायर एंगल के अंदर कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट हायर पावर इनटू हायर एंगल, कन्वर्ट हायर पावर इनटू हायर एंगल, हायर पावर को आप हायर एंगल के अंदर कन्वर्ट कर दो। ठीक है, केस 2, if at least one of m और n is odd natural number, then यदि इनमें से कम एक odd natural number हो, तो क्या करना है कि m को, यदि m odd है तो cos x को t बोल दो, दूसरे वाले को, यदि उसको t बोलने से क्या हुआ, दूसरे की एक पावर कम हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये है, तो sin x को t बोलने से एक cos x dx dt में चला जाता है, और बाकी का जो cos की इवन पावर बचेगी उसको t sin स्क्वायर x में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि अनरूट की टर्म नहीं आएंगी और प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। इसी में बात आती है कि यदि इन पावर्स का सम m प्लस n का वैल्यू यदि नेगेटिव इवन इंटीजर होता है तो tan x को t बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि m प्लस n का वैल्यू यदि नेगेटिव इवन इंटीजर होता है तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ tan x as t, आपको tan x की वैल्यू को t बोलना पड़ता है। When m plus n is a negative even integer, then put tan x equal to t। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पर कि साइन की पावर -4/3 और कॉस की पावर -2/3 लेट से dx, तो बच्चों इन दोनों की पावर का सम कैसा है, -2 है, तो tan x को t कैसे बोलेंगे, आप यहाँ पर cos की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो tan की पावर 4/3x आ गया नीचे, और cos की पावर 4/3 से करोगे तो ऊपर क्या था, या नीचे करेंगे, तो ऊपर आकर के cos की पावर -2 बन जाएगा, cos की पावर -2 बोले तो sec स्क्वायर x dx ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखो tan x को t बोलने से क्या फायदा हुआ, dt, और नीचे आ गया t की पावर 4/3। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, इजीली कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इन प्रोसेस को समझ रहे हैं कि यहाँ पर साइन की पावर m और cos की पावर n, यदि ये फंडा होता है तो यहाँ पर m और n यदि दोनों इवन नेचुरल नंबर होते हैं, देन कन्वर्ट हायर पावर इनटू हायर एंगल। यदि इनमें से एटलीस्ट वन ऑड होता है तो हम क्या करेंगे, cos x को t बोल देंगे एंड वाइस वर्सा, और m प्लस n यदि नेगेटिव इवन इंटीजर होता है तो सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल टू t। इसके बाद बच्चों की लास्ट कहानी आती है यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूले की। रिडक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि हायर पावर के जो इंटीग्रेशंस होते हैं, जो हायर पावर के जो इंटीग्रेशंस होते हैं उनको हम कैसे डील करते हैं। बेटा जो हायर पावर के जो इंटीग्रेशंस होते हैं उनको लोअर पावर की टर्म में
एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि मेरे पास in है 10 की पावर nx है dx, ठीक है, तो इसको अपन in-2 इस टर्म में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो एक्सप्रेस कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसके लिए अपन लोग रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जैसे इसको सेपरेट कर दिया 10 स्क्वायर, इसको ये लिख दिया, फिर बाई पार्ट्स वगैरह लगा करके सोल्व कर लिया। तो in इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। ये याद नहीं करना, जैसे एक प्रोसेस है कि बाई पार्ट्स वगैरह सोल्व करके हायर पावर को लोअर पावर की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब बच्चों ये तो थी हमारी थ्योरी पार्ट। अब हम कुछ क्वेश्चंस 2020 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे 2020 सितंबर अटेम्प्ट के अंदर, जो टोटल 10 पेपर हुए थे, उनमें से जितने भी क्वेश्चन आए थे हमारे पास इंडेफिनिट के, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि इस साल 2021 के अंदर या आगे आने वाले ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कब आया था, डेट लिखी हुई है 5 सितंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर। Anyone who got the answer? देखो बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ हमारे पास थीटा का एक फंक्शन बनना है, उस थीटा के फंक्शन के बारे में ही हमें बातचीत करनी है। तो हाउ वी विल सोल्व, देखो डिनोमिनेटर के अंदर cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा को अपन इजीली sin स्क्वायर थीटा में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो दिस टर्म विल बी 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin थीटा प्लस 3, न्यूमरेटर विल बी cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। साइन थीटा को t बोल देते हैं, dt अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3, ये सुन लो। तो यहाँ पे उस साइन थीटा की टर्म आएगा। अब देखो डिनोमिनेटर के अंदर यदि क्वाड्रेटिक बन रही है तो आप एक काम करो, पहले तो 1/2 को बाहर ले लो, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7/2t प्लस 3/2। डिनोमिनेटर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाइए बच्चों। परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, t प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बनेगा। तो 49/16 माइनस करोगे 3/2 में से, 49/16 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा बेटा, 16, 24, तो माइनस का 25/16, तो 5/4 का होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म आ गया। इसका आंसर कितना होता है, 1/2a ln 1/2a ln t प्लस 7/4 माइनस 5/4 अपॉन t प्लस 7/4 x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी।
तो यहां से आपका आंसर आ रहा है, देखो ए की वैल्यू आ गई 1/5। ln के अंदर ये जो फंक्शन आ रहा है t, t इज साइन थीटा। 7/4 माइनस 5/4, 2/4, 2/4 इज 1/2, साइन थीटा प्लस 12/4 दैट इज 3। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो इस फंक्शन को, सो दिस इज 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3, और नीचे ए से भी डिवाइड करना है, तो क्या आंसर आएगा? ए बोले तो 1/5। ये तो आपका केवल बी थीटा है, इसको 1/5 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 5 आ जाएगा। सॉरी, वो 1/5 तो बाहर रहेगा ना बेटा। इस 1/2 को तो अपन इस कांस्टेंट में एडजस्ट कर देंगे ना, सी के अंदर। इस 1/2 को तो अपन कांस्टेंट में एडजस्ट कर देंगे, ln2 कांस्टेंट में चला जाएगा, तो ये वाला ही रहेगा बी थीटा, तो है ना। तो और 5, 2 साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा, तो बी आंसर हो जाएगा। चेक करके बताओ आंसर बी ही होगा या कुछ और होगा। ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर है। चलो, ये 5 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था। एवरीवन सॉल्व दिस, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन, कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। जेईई मेन का ये जो क्वेश्चन आया था। क्या होगा बेटा? देखो e की पावर x है, और साथ में है e की पावर, सॉरी e की पावर में, देखो e की पावर में जो फंक्शन है ना, उसको ऑब्जर्व करो। e की पावर में है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? इसका डिफरेंशिएशन पावर का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, इनटू समथिंग एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये जो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, या तो आप इस फॉर्मेट के बारे में सोचो, e की पावर जी डैश एफ प्लस एफ डैश, तो आपका आंसर आ जाएगा आंसर, यदि अपन इस फॉर्मेट के बारे में सोच सकते हैं तो।
तो यहां पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? एफ एक्स क्या हो मेरा, एफ एक्स क्या हो मेरा, ये सोचो। ये पूरा एक्सप्रेशन बनाना है इसकी हेल्प से। तो एफ एक्स क्या हो मेरा, ई की पावर 2x हो गया, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक -1 हो गया, ए की पावर 2x -1। लेट से एक कर देता हूं +1, तो क्या आएगा, e की पावर 2x -1 प्लस ई की पावर x माइनस ये, तो एक टर्म बचा, इसका डिफरेंशिएशन ये चेक करो, ये बन गया बेटा, ये आ गया, मेरे अकॉर्डिंग ये आ रहा है, चेक कर लो आप। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये जो भी कहानी थी ये इंटू एफ एक्स इज ई की पावर x +1, ये आ गया प्लस सी। अब आप इसको कंपेयर करो, इससे कंपेयर करने पे बच्चों जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर x +1 आ गई, जी एक्स बोले तो g ऑफ 0 दैट इज 2। तो बताओ ये जो ब्रह्मास्त्र मैंने बताया था आपको, उस ब्रह्मास्त्र की हेल्प से आपने जेई का क्वेश्चन फोड़ डाला कि नहीं फोड़ डाला? ठीक है, नहीं तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका था कि अपन थोड़ा सा इसको अलग अलग एक्सप्रेस करते कि इसके साथ अपन ले लेते और फिर अलग फैक्टर बनाते फिर सोल्व करते, ठीक है। चलो, ये बच्चों 4 सितंबर को आया था फर्स्ट शिफ्ट में, ट्राई कीजिए। देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास नोट्स में नजर आ रहा होगा अपन ने, यदि आपने मेरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो ये क्वेश्चन अपने क्लास नोट्स से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा x sin x प्लस कॉस एक्स, किसी के माइंड में ये आता है कि यार मैं x sin x प्लस कॉस एक्स को t बोल देता हूँ, तो लेकिन क्या इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास अवेलेबल है? इसको डिफरेंशिएशन करके देखा मैंने, तो वो आया sin x प्लस x cos x माइनस का sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसका डिफरेंशिएशन तो बेटा x cos x आ रहा है, क्या वो अवेलेबल है? नहीं, केवल मेरे पास तो x अवेलेबल है। तो मैं प्रोसेस क्या करूं, मेरे को x cos x की रिक्वायरमेंट है यदि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो। इसका स्क्वायर कर दिया नीचे, है ना। तो ऊपर तो एक्स स्क्वायर था, तो एक काम करूं मैं एक्स बाई कॉस एक्स को अलग ले लूं और इस पूरे फंक्शन को अलग ले लूं,
और बाई पार्ट्स लगा दूं? क्या ख्याल है आप लोगों का? विचार तो अच्छा ही होगा ना, इरादा तो नहीं कि ये सबका। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लूं, इसको सेकंड फंक्शन मान लूं। भाई ये क्या है, डी टी बाई टी स्क्वायर है ना, तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो एज इट इज आएगा। डी टी बाई टी स्क्वायर इंटीग्रेशन है माइनस वन बाई टी, दैट इज माइनस वन बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन एक्स बाई कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स, और वो हो जाएगा साइन एक्स, तो एक्स प्लस साइन एक्स ये आ रहा है। और उसका जो इंटीग्रेशन आया था वो आया था, वो माइनस तो अपन यहाँ दे ही चुके हैं पहले से ही है ना। एक काम करो, कंफ्यूजन आ जाएगा, माइनस को रखो यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन उसका बाई पार्ट्स लगाया बेटा, तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इस कहानी से ये कहानी कैंसिल हुई, तो देखो माइनस एक्स, ला ला ला, क्या करें भैया बताओ जरा। कॉस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, चलो एक काम करते हैं, साइन एक्स को मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी, एक मिनट, साइन एक्स को करें क्या, माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और यहां से माइनस माइनस प्लस, ये तो पूरा कैंसिल हो चुका, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। कौन सा आंसर आ रहा है बताइए, विच ऑप्शन? बी आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। चलें आगे। चलो बच्चों, ये 3 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन और है आपके सामने, तो थोड़ा सा कोशिश करो इसको भी करने की, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। चलो, ये आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन ही आया था लास्ट, मतलब इतने ही क्वेश्चन जेई मेन 2020 सितंबर अटेम्प्ट में फ्रॉम द हाउस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूछे गए थे। एनीवन?
बेटा tan इनवर्स का टर्म दिख रहा है यार यहाँ पर, क्या करूं मैं? क्या मैं साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? साइन इनवर्स थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, so this term is 1. So basically this is nothing but a tan inverse of root x dx. तो tan इनवर्स का टर्म है, तो अपन क्या करें, इनवर्स फंक्शन को सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और 1 को सेकंड फंक्शन बाय पार्ट्स लगा दे। तो tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इसका डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा x इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, उसका इंटीग्रेशन आ गया x इंटू डी एक्स। चेक करो बच्चों, यही आ रहा है क्या या कुछ और आ रहा है? अब बताओ मैं इसको कैसे इंटीग्रेट करूं? पावर को हटाने के लिए मैं x को टी स्क्वायर बोल दूं क्या? तो dx की वैल्यू 2t dt आ गई, तो ये कितना आ गया, टी स्क्वायर इंटू 2t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t, ये कैंसिल हो गया, +1 -1 कर दो, एक तो आ गया 1 dt और एक आएगा प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, यस और नो? तो ये आ रहा है बच्चों x टाइम्स tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस टी इज रूट एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ t, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस सी। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, जैसे जल्दबाजी में रहते हैं कि tan इनवर्स रूट एक्स का कोफिशिएंट तो x आ गया, मतलब ax आ गया, तो वो x तो खा ही नहीं था। बेटा ये दोनों टर्म कंबाइंड होंगे ना, तो tan इनवर्स रूट एक्स का जो टर्म आएगा जो ax है दैट इज x+1, ax इज x+1, ठीक है, एंड द bx इज माइनस रूट एक्स, तो आंसर इज सी ऑप्शन। चेक कीजिए आंसर सी है या कुछ और है, जल्दी बताइए बच्चों। चमका? चल, तो बच्चों देखो आपको यहाँ पर इस डिस्कशन से, इस सेशन से ये आइडिया लग गया होगा कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कितना आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक पैटर्न ऑब्जर्व करो कि भैया जो सिंपल इंडेफिनिट है ना, बहुत ज्यादा जो टफ वाला जो रीजन था, टफ वाला जो पोर्शन था, क्या वो पूछा जाता है? नहीं, टफ वाला पोर्शन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता इंडेफिनिट के अंदर, केवल इजी से ही क्वेश्चन आते हैं। बस उन्हीं को एक जो सिंपल सी जो टेक्निक्स है वो हमें आनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन पक्का है, प्रॉमिस से सोल्व हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा।